मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक रहा वो पॉलिटिकल साइंस का मैंने एक चैप्टर चुन लिया है जिस चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। इसीलिए बेटा मैंने पहले ये चैप्टर चुन लिया। इन डिफरेंट जो ये चैप्टर्स 9 चैप्टर्स में है, इनमें से सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो है पॉलिटिकल पार्टीज का, इसलिए पहले मैंने यही चुन लिया पॉलिटिकल पार्टीज। इससे पहले हमने एक हिस्ट्री का खत्म किया। अब हम पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर लेंगे, दैट इज द पॉलिटिकल पार्टी। ये थोड़ा डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पार्टी है क्या चीज, इसमें क्या हमें पहले पढ़ना है वो डिस्कस करते हैं, बाद में मैं बताऊंगा पॉलिटिकल पार्टी है क्या। बेटा इसमें डिस्कस हमें करना है पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है। नंबर सेकंड हमें इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करना है दैट इज द कंपोनेंट्स। हमें बताना है पॉलिटिकल पार्टी के डिफरेंट कंपोनेंट्स। एंड नंबर थर्ड जो हमें इसमें डिस्कस करना है दैट इज द फंक्शंस, पॉलिटिकल पार्टी के डिफरेंट फंक्शंस। उसके बाद जो हमें डिस्कस करना है इसमें दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन, दैट इज रीजनल पार्टी एंड नेशनल पार्टी। वो बेटा इसमें डिस्कस करना है हमें। उसके बाद हमें इसमें डिस्कस करना है कि पॉलिटिकल पार्टीज की मेन हिंड्रेंसेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। उसके बाद जो हमें इसमें डिस्कस करना है दैट इज द रिफॉर्मेशन। पॉलिटिकल पार्टी के जो हिंड्रेंस है ये रिफॉर्म हम कैसे करेंगे, ये इस चैप्टर में हमारे मेन टॉपिक्स हैं। पहले हम देख लेंगे पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद हम जाएंगे इसके कंपोनेंट्स पे। पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन में आपको बताऊंगा पॉलिटिकल पार्टी क्या है। Political party it is an organized political party, it is an organized group of people who try to influence government policies and programs directly. Here is the point. मैंने यहां पे आपको बता दिया डेफिनेशन क्या है पॉलिटिकल पार्टी की। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है बेटा एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, लोगों का ग्रुप होता है, हु ट्राई टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स डायरेक्टली। एक और पॉलिटिकल पार्टी के बगैर एक और पार्टी होती है जिसकी भी डेफिनेशन सेम मिलेगी आपको, दैट इज द प्रेशर ग्रुप। सेम डेफिनेशन होगी बट लिटिल बिट डिफरेंस। पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइजर, ये तैयार शुदा होता है, वो ग्रुप होता है जो लोगों ने इलेक्ट किया होगा और इसका काम क्या होता है, लोगों इसमें गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन करना और लोगों के काम करना डायरेक्टली। यही काम होता है प्रेशर ग्रुप का। इसका भी ये भी एक ऑर्गेनाइजर ग्रुप होता है, लोगों का होता है जिनका काम गवर्नमेंट में होता है लेकिन इनडायरेक्टली ये पार्टिसिपेशन करते हैं बेटा इनडायरेक्टली, और पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेशन करती है डायरेक्टली। अगर कोई पूछे आपसे डिफाइन पॉलिटिकल पार्टीज, आप क्या देना, ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है लोगों का हु ट्राई टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स डायरेक्टली। कोई पूछे आपसे व्हाट इज मीन बाय प्रेशर ग्रुप, क्या देना, pressure group it is an organized as well as unorganized group of people who try to influence the government policies and programs indirectly. Now point directly and indirectly. Directly का मतलब होता है ये पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, ये डायरेक्टली का मतलब होता है ये इलेक्शन लड़ते हैं बेटा। याद रखना पॉलिटिकल पार्टी हमारी इलेक्शन लड़ती है, जो हमारा प्रेशर ग्रुप होता है ये भी वही काम करता है लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्शन नहीं लड़ता। एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको, जैसे आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी को मैं बताऊंगा दैट इज द पीडीपी, एक रीजनल पार्टी है, या मैं कहूंगा आईएनसी एक नेशनल पार्टी है। दीज आर द पॉलिटिकल पार्टी, यही काम करती है वो लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद। और मैं यहां पे प्रेशर ग्रुप बताऊंगा आपको, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, नर्मदा बचाओ, या एंटी लिक्वियर मूवमेंट है, या वुमेन्स मूवमेंट है, ये भी वो काम करते हैं लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। तो याद रखना इनकी एक डेफिनेशन सेम होगी बट लिटिल बिट डिफरेंस। ये पार्टिसिपेशन डायरेक्टली करते हैं पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप इनडायरेक्टली पार्टिसिपेशन करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट एक चैप्टर भी हम उसी वक्त डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहां पे बता दिया। नाउ पॉलिटिकल पार्टी इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्राई टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट। ये वो ग्रुप होता है जो इलेक्ट किया जाता है लोगों के जरिए और इनका काम होता है लोगों के लिए वेलफेयर के लिए, ये डायरेक्टली पार्टिसिपेशन करते हैं गवर्नमेंट में। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, ये पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी
वजूद में आती है उसके क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। बेटा याद रखना, हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी बन सकता है। अगर प्रेशर ग्रुप चाहिए, अगर वो चाह सकता है, वो उसको पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, वो बन सकती है। एक मेरे कहने का मतलब है, एक प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। एक पॉलिटिकल पार्टी जब प्रेशर, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई प्रेशर ग्रुप, मैं नाम बताऊंगा आपको, एक सिंपल एग्जांपल मैं दूंगा आपको। फॉर एग्जांपल इट इज ABC, इट इज अ प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप का मतलब क्या है? लेट बी क्लियर अबाउट द प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप का मेन मतलब होता है, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्राई टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम इनडायरेक्टली, दे पुट प्रेशर अपॉन द गवर्नमेंट। ये वॉलंटियरली एक ग्रुप बन जाता है। मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल हमारे कुपवारा में हमें कोई यूनिवर्सिटी चाहिए, इसके लिए वॉलंटियरली एक ग्रुप वजूद में आता है, उस ग्रुप को हम कहते हैं प्रेशर ग्रुप। ये वही काम करता है जो पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन ये क्या करता है? ये इलेक्शन नहीं लड़ता, ये इलेक्शन लड़ता है। इसके भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, इसके काइंड्स है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं कहता हूं एक प्रेशर ग्रुप जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। एक प्रेशर ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर ग्रुप का नाम है ABC, इसका काम है कि वेलफेयर फॉर द पुअर पीपल। अब ये चाहता है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी बनूं, तो ये सिंपली पॉलिटिकल पार्टी बन सकते हैं। इसके लिए इस ABC जो ये प्रेशर ग्रुप था, अब ये चाह रहा है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी बनूं। इसके लिए एक क्राइटेरिया वो हमें बाद में डिस्कस करना है। इसके लिए 5% ऑफ वोट्स या 5 सीट्स को हमें बाद में डिस्कस करना है, लेकिन ये बन सकती है, एक प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। इसके लिए कंपोनेंट्स इसके होने चाहिए। द कंपोनेंट इज दैट, क्या क्या कंपोनेंट्स, क्राइटेरिया एक है, कंपोनेंट सेकंड है। पहले मैं बताऊंगा आपको इसके कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए। एक प्रेशर ग्रुप, जैसे मैं कहूंगा हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस। जो पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी वो पहले प्रेशर ग्रुप था, बाद में पॉलिटिकल पार्टी बनी। एक प्रेशर ग्रुप ABC ये पॉलिटिकल पार्टी बननी चाहती है, पहले ये पॉलिटिकल पार्टी बने रीजनल या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। इसके लिए एक कंपोनेंट होने चाहिए। पहला, इसको एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए। नंबर सेकंड, इसके लीडर्स होने चाहिए, लीडरशिप जिसको हम कहते हैं। नंबर थर्ड, इसके एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए, एक्टिव मेंबर्स। एंड नंबर फोर्थ, इसके जिसको हम कहेंगे वोटर्स, और जिसको हम कहेंगे फर्स्ट आइडियोलॉजी, लीडरशिप, एक्टिव मेंबर्स, या हम कहेंगे वोटर्स, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ये 4 कंपोनेंट्स पहले इसके लिए जरूरी है। क्राइटेरिया डिफरेंट है, क्राइटेरिया बाद में बताऊंगा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, लेकिन आइडियोलॉजी, एक प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है, उसकी एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए। मैं कहता हूं आइडियोलॉजी में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी आपको बताऊंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। द पॉलिटिकल पार्टी इट इज भारतीय जनता पार्टी, दैट इज द हिंदू वेता। तो नंबर सेकंड INC, उसका क्या है? सेक्युलर थॉट। या मैं कहूंगा रीजनल पार्टी है NC, उसका क्या है? NC का क्या है? ऑटोनॉमी। मैं कहूंगा PDP, उसका क्या है? सेल्फ गवर्नमेंट। इसी तरीके से एक, अगर ये चाह रही है ये प्रेशर ग्रुप में पॉलिटिकल पार्टी बनो, इसके लिए एक आइडियोलॉजी होना लाजमी है। एक होती है आइडियोलॉजी, एक होती है मैनिफेस्टो। वो इस डिफरेंट होता है। मैनिफेस्टो हम इलेक्शन के दौरान इस्तेमाल करते हैं, आइडियोलॉजी परमानेंट होती है। एंड लीडरशिप, इसके लिए जो इसमें इंटरनल लीडरशिप होगी, इंटरनल लीडरशिप वो जरूरी होना चाहिए इस प्रेशर ग्रुप में। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी बन जाए, इसके लिए पहला क्या है? आइडियोलॉजी होनी चाहिए। जैसे मैंने कुछ आइडियोलॉजी बता दिया आपको, इसी तरीके से इसके पास लीडर्स होने चाहिए, एंड जो डिस्कशन मेकिंग में हिस्सा लेंगे, जो डिसीजन ले सकते हैं। इस तरीके से एक्टिव मेंबर्स, एक्टिव मेंबर्स वो होते हैं जो इसकी पार्टी को इलाबरेट करे अपने पर्टिकुलर एरिया में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ाएगा। एंड वोटर्स, वोटर्स मीन जो इसके साथ पार्टिसिपेशन, इसके का हक में वोट देगा। यह परमानेंट हो सकता है, लीडरशिप परमानेंट हो सकता है, एक्टिव मेंबर्स परमानेंट होते हैं, लेकिन वोटर्स परमानेंट है। ये चेंज होते हैं जस्ट लाइक एज मॉनसून, क्लाइमेट। आज मेरे साथ, कल आपके साथ, नेक्स्ट किसी और के साथ। तो मैंने पॉलिटिकल पार्टी बता दी। पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनाइजर ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्राई टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसी। डिफरेंट डेफिनेशन है, मैंने सिंपल एक बता दिया। या आप ये भी कह सकते हो ट्राई टू कैप्चर द गवर्नमेंट बाय पीसफुल मीन्स, या आप ये कह सकते हो ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रन कर रही है पूरे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को। डिफरेंट है, मैंने सिंपल बता दी। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्राई टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। डायरेक्टली इलेक्शन लड़ते हैं, प्रेशर ग्रुप इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, काम सेम होता है। एक प्रेशर ग्रुप बन सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी, उसके लिए मैंने कंपोनेंट्स बता
बता दिया, एक कंपोनेंट है आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल पार्टी के पास लीडरशिप होनी चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के पास एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के पास वोटर्स होने चाहिए। तो क्राइटेरिया में उसके बाद बता रहा हूं आपको। नाउ एक पॉलिटिकल पार्टी जब बन जाती है, चाहे वो रीजनल पार्टी होती है बेटा, चाहे वो नेशनल पार्टी होती है, आपको समझ में आना चाहिए। रीजनल पार्टी होती है पर्टिकुलर किसी रीजन का, एंड नेशनल पार्टी होती है जो पूरे कंट्री में इन्वॉल्व होती है। अगर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ नाम बताऊंगा आपको मालूम भी होगा, 100 टाइम्स हमने ट्यूशन में भी पढ़ा है, इट इज आईएनसी में बताऊंगा या एमसी बताऊंगा, वन दिस इज द नेशनल पार्टी एंड दिस इज द रीजनल पार्टी। अब हमें बताना है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में बेटा होता है ये क्वेश्चन, हो सकता है इस साल भी होगा, फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस, क्या काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टी। The first function of the political party is that हमने political party की definition देखी, हमने political party के components देख लिए, active members, leaders, जो मैंने बता दिया, voters, एक्स्ट्रा जो दिया, ideology था। अब हमें बताना है functions क्या है। आपका क्वेश्चन पेपर ऐसा होता है, define political party and what are the main functions of the political party। तो हम कह सकते हैं political party it is an organized group of people who try to influence the government policies and programs directly। ये क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। और इसका फंक्शन पहला क्या है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड रिटेन पावर। कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड रिटेन पावर, याद रखना बेटा। इसलिए मैंने बता दिया पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली पार्टिसिपेशन कर, ये इलेक्शन लड़ता है। अब ये जो इलेक्शन जो लड़ता है, ये इसका पहला फंक्शन बन जाता है। मैंने बता दिया पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है, पर्सनल ग्रुप इलेक्शन नहीं लड़ती है। अब पॉलिटिकल पार्टी का पहला फंक्शन वही है कि ये इलेक्शन लड़ती है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। नाउ लेट मी क्लियर द फर्स्ट पॉइंट। पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी होती है, ये इसका पहला काम ये है कि ये इलेक्शन लड़ता है। किस तरीके का इलेक्शन बेटा, मैं इलेक्शन पहले आपको बताऊंगा व्हाट इज द इलेक्शन, बाद में डिस्कस करेंगे। इलेक्शन क्या होता है, डिफाइन इलेक्शन। इलेक्शंस आर इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इलेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, इट इज अ बेंचमार्क, इट इज द बैकबोन ऑफ द डेमोक्रेसी। इलेक्शन बेटा 3 किस्मों का होता है, याद रखना। पॉलिटिकल पार्टी का पहला फंक्शन ये इलेक्शन लड़ता है, बस इतना मैं कहता हूं इलेक्शन क्या है। बस इलेक्शन का मतलब होता है ये बेंचमार्क, ये बैकबोन होता है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का कोई वैल्यू नहीं होता है इलेक्शन के बगैर। तो इलेक्शन 3 किस्मों का होता है। एक इलेक्शन होता है जनरल इलेक्शन, याद रखना बेटा। एक इलेक्शन होता है सेकंड विच इज नोन एज बाई इलेक्शन, एंड नंबर 3 जो इलेक्शन होता है दैट इज मिड टर्म इलेक्शन। 3 इलेक्शंस, मिड टर्म इलेक्शन। द फर्स्ट वन दैट इज द जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन की एग्जांपल मैं पहले आपको बताऊं व्हाट इज जनरल। एवरी इलेक्शन विच इज हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years, जो हर 5 साल के बाद इलेक्शन होगा, दैट वेरी इलेक्शन विच इज हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years, दैट इज अ, मैं कहूंगा लोकसभा इलेक्शन इज अ जनरल इलेक्शन, जिसमें हम अपने प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, सिंपल। देन इट इज द बाई इलेक्शन। हमारे इंडिया में कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं? हमारे इंडिया में 543, या इंडिया को छोड़ो, हम अपने जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 87 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे। 87 को मैं बाई इलेक्शन कहता हूं। 87 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम बताऊं, दैट इज नोन एज द करना। करना का प्रेजेंट एमएलए मैं कहूंगा उसका नाम है एजेबी। ये प्रेजेंट एमएलए है। आज एमएलए, कल तो ये मर गया, या इसने रिजाइन दे दिया, या इसने अपनी सीट छोड़ दी, या कुछ और इसके साथ हुआ, इसने बिल्कुल छोड़ दिया। तो वहां की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, वो जो सीट होती है, वो वैकेंट रहती है, और वहां उसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो जाएगा। उस इलेक्शन का नाम होता है बाई इलेक्शन, याद रखना। जनरल इलेक्शन 5 साल के बाद होता है, जो लोकसभा का इलेक्शन में कहूंगा इट इज जनरल इलेक्शन। बाई इलेक्शन वो इलेक्शन होता है, आप पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई प्रेजेंट एमएलए वहां पे मर जाता है या रिजाइन देता है। जैसे आपको मालूम है जो लास्ट रिसेंटली यहां पे हुआ था मुफ्ती मोहम्मद सैयद का, और वहां पे बाई इलेक्शन पर्टिकुलर, ये पूरे कंट्री में नहीं होगा, ये पर्टिकुलर में होगा, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगा। देन द थर्ड वन दैट इज द मिड टर्म इलेक्शन। व्हाट इज मिड टर्म? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा 2019 में सेंटर में बीजेपी सरकार आई, इसका ट्यूनर है 2024, मीनस 2024 तक ये
इसकी अपनी गवर्नमेंट रहेगी। अगर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी फेल हुआ, फॉर एग्जांपल 2021 में, तो वहां पे न्यू इलेक्शन हो जाएगा। अगर इसकी गवर्नमेंट फेल हो जाती है, वहां पे न्यू इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन को हम कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन। नाउ 3 इलेक्शन याद रखना, इट इज जनरल, इट इज बाय इलेक्शन, इट इज मिड टर्म इलेक्शन। और इसके एक और कार्ड है इलेक्शन के बेटा, जो पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्टेस्ट फर्स्ट वर्जन का होता है, दैट इज वन होता है डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन, एंड नंबर सेकंड होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट, इंडिया में क्या होता है डायरेक्ट इलेक्शन, यहां पे कंट्रोवर्सी, आमतौर पर बच्चे को ये जहन में एक इशू होता है कि एक डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। दूसरा पॉइंट है इसमें, दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहां पे कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देख लिया कि कंफ्यूजन यहां पे होता है, इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूं। अभी तो मैं ओनली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज टू कंटेस्ट इलेक्शन, वही कह रहा हूं आपको। सुनो, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम कहते हैं इट इज सच टाइप ऑफ द गवर्नमेंट विच इज अकाउंटेबल, विच इज रेस्पॉन्सिबल, विच इज लेजिटिमेट। सिंपल, आपको मालूम होगा। देन इस डेमोक्रेसी के 2 काइंड्स होते हैं, वन इट इज द डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकंड इट इज द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम कहीं कहते हैं, हम कैसे नॉमिनेट करते हैं, किसी कंट्री में डायरेक्ट है, किसी कंट्री में इनडायरेक्ट है। आप सबको ऐसे ही मालूम है इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है कैसे है, या स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कैसे है। सुनो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होता है, कंट्री जो पूरी कंट्री होती है, मैं इंडिया की एग्जांपल लूंगा। इंडिया में 2 टाइप्स ऑफ हेड्स होते हैं, वन इट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड इट इज द प्रेसिडेंट। वन इट इज प्राइम मिनिस्टर एंड इट इज द प्रेसिडेंट। First of all, in India, there is parliamentary form of government. The real functionary is prime minister. In USA, there is presidential form of government. The real functionary is president. But that's the secondary one. इन इंडिया हम कैसे देख सकते हैं इंडिया में डायरेक्ट है या हमने रट लगाई है, ऐसे ही बुक पे पढ़ा है, ऐसे ही याद रखा है कि इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। कैसे है मैं बताऊंगा आपको, फिर हम इलेक्शन पे पॉइंट पे आ जाएंगे। तो इंडिया में जिस कंट्री में आपको मिलेगा, मैंने इंडिया का बता दिया, अगर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए वो बंदा होता है जो गवर्नमेंट का हेड होता है, न कि कंट्री का। फिर से मैं कहता हूं, जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये गवर्नमेंट का हेड होता है, न कि कंट्री का हेड होता है। जो प्रेसिडेंट होता है ये बिल्कुल बेटा कंट्री का हेड होता है। अगर इस इंडिया में जो ये प्रेसिडेंट है, अगर इसको लोग खुद चुनेंगे, याद रखना, अगर इसको लोग खुद वोट डालेंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर को इंडिया में लोग खुद वोट डालते हैं, अगर प्रेसिडेंट को खुद लोग वोट डालेंगे थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, तो बेटा हम सिंपली कहेंगे इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सिंपल पॉइंट। अगर इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, इसका जो प्रेसिडेंट को लोग नहीं चुनते हैं, लोग किसको चुनते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे इस प्रेसिडेंट को चुनते हैं, तो हम कहेंगे हमारा प्रेसिडेंट जो इंडिया का है वो लोग नहीं उसको चुनते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, बाद में वो रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेसिडेंट को चुनते हैं, तो हम कहेंगे इंडिया में इनडायरेक्ट, द हेड ऑफ द कंट्री इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्टेड। बट देन 2 points direct, in which the head of the country is directly elected, and indirect democracy in which head of the country is not directly elected by the people, then it is the direct election. अब इंडिया में आपको ये क्लियर हुआ, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब पॉइंट है यहां पे डायरेक्ट इलेक्शन क्या है, क्या इंडिया में फिर डायरेक्ट है या इंडिया, बोथ इन्वॉल्व्स इन इंडिया, डायरेक्ट इलेक्शन एज वेल एज इनडायरेक्ट इलेक्शन। लेट मी क्लियर, डायरेक्ट इलेक्शन किससे कहते हैं, व्हाट इज डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन वो इलेक्शन होता है, आप देख लीजिए लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होता है, आप देख लीजिए राज्यसभा का इलेक्शन ये डायरेक्ट नहीं होता है, आप देख लीजिए असेंबली इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट होता है, आप देख लीजिए पंचायत इलेक्शन जो होता है बेटा ये डायरेक्ट होता है। लोकसभा डायरेक्ट इलेक्शन उसको कहते हैं हम जिसमें हम खुद वोट डालते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज होता है, जहां पे वन कंप्लीट 18 ईयर्स ओल्ड वो वोट डाल सकते हैं, तो लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट होता है। राज्यसभा का हम प्रेसिडेंट चुनते हैं, हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसमें हम वोट नहीं डालते हमारे मेंबर्स, तो ये इनडायरेक्ट होता है। आप असेंबली इलेक्शन देख लीजिए, हम अपने सीएम को चुनते हैं, ये लोग वोट डालते हैं, ये डायरेक्ट होता है। पंचायत में हम अपने लोकल लेवल के रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ये डायरेक्ट होता है। तो इंडिया में वो डायरेक्ट होता है एंड इनडायरेक्ट होता है। तो इससे आई होप दैट ये क्लियर होगा आपको। जनरल इलेक्शन विच इज हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years, बाय इलेक्शन
मैन किसी जगह कोई प्रॉब्लम हो सकती है पर्टिकुलर एरिया में, वहां पे बाई इलेक्शन होगा। मिड टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होगी, इसका ड्यू डेट जो होता है उससे बीच में फट जाएगा, तो वहां पे न्यू इलेक्शन होगा, दैट इज मिड टर्म इलेक्शन। एंड डायरेक्ट इलेक्शन मीन जिसमें हम खुद पार्टिसिपेशन करते हैं, इनडायरेक्ट में जिसमें हम खुद पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। और यही तो फंक्शन बनता है हमारे किसका, हमारे पॉलिटिकल पार्टी का। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। अब इसको क्या करना है, इसको कॉन्टेस्ट इलेक्शन करना है। इसका तरीका क्या, कैसे ये कॉन्टेस्ट इलेक्शन करता है, एक इंटरेस्टिंग मजेदार टॉपिक है ये। अब इसका मैंने इतना बता दिया, ये इलेक्शन लड़ता है, मैंने ये क्लियर किया। अब ये कैसे कॉन्टेस्ट इलेक्शन करता है, किस तरीके से, लिसन टू मी, जिसको हम कहते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस में दैट इज नोन एज इलेक्शन प्रोसीजर। इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, ये कॉन्टेस्ट इलेक्शन कैसे करता है, व्हाट इज द इलेक्शन प्रोसीजर। सुना इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, यही कंप्लीट आज हो जाएगा, ओनली इलेक्शन प्रोसीजर। इलेक्शन प्रोसीजर जैसे हमारे कंट्री का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, हमारे कंट्री से नीचे एक पॉइंट आता है दैट इज द स्टेट, हमारा हेड होता है सीएम, इसमें सेंटर में पीएम एंड प्रेसिडेंट, स्टेट में सीएम एंड गवर्नर। इसके नीचे हम जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हमारा डीसी होता है वहां पे। इसके नीचे हम जाते हैं वहां पे होता है सब डिविजनल ऑफिसर जो वहां पे होता है। इसके नीचे हम जाते हैं दैट इज द तहसील, जहां पे हमारा तहसीलदार होता है। इसके नीचे हम आते हैं ब्लॉक पे, जहां पे हमारा बीडीओ होता है, इस एंड वीएलडब्ल्यू होता है। इसके नीचे आप आते हो दैट इज नोन एज द विलेज, जहां पे हमारा पटवारी प्लस सरपंच होता है। इसके नीचे आप आते हो तो आपका मोहल्ला बन जाता है, जहां पे हमारा वार्ड मेंबर होता है। इसके नीचे जब आओगे आप, आपको अपना हाउस मिलेगा, सिंपल पॉइंट। इस हाउस में आपका हेड होता है, आपका जो फादर होगा, ग्रैंड फादर होगा, वो आपका हेड होता है। इसी तरीके से इस सिस्टम में याद रखना, इस इलेक्शन प्रोसीजर का भी एक हेड होता है बेटा। कितनी एग्जांपल मैंने आपको इतना बता दिया, इसका हेड कौन है, दैट इज इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, मैं कहता हूं द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल इज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। इलेक्शन इस तरीके का है और कॉन्टेस्ट कैसे होगा वो मैं बताऊंगा बाद में। इसी का पॉइंट है रोटेन पावर, पावर चेंज कैसे होता है। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैं पूरे इंडिया की एग्जांपल नहीं लूंगा, मैं सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की एग्जांपल लूंगा। बिफोर द आर्टिकल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हमारा ड्यू टाइम जो था दैट वाज 6 इयर्स। आफ्टर दैट वो सिस्टम खत्म हुआ, नाउ 5 इयर्स। मैं पहले वही पे जाऊंगा, 6 इयर्स वही हम डिस्कस करेंगे। इलेक्शन प्रोसीजर, व्हाट इज द इलेक्शन प्रोसीजर। ये इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। पहले मैं वो लिखूं, नॉमिनेशन होता है, सॉरी इट इज नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन होता है। सेकंड इसका नॉमिनेशन होता है। थर्ड इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। फोर्थ इसका विड्रावल होता है। फिफ्थ इसका सिंबल होता है। सिक्स्थ इसका इलेक्शन कैंपेन होता है। सेवंथ इसका वोटिंग, काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होता है। एट्थ इलेक्शन पिटीशन होता है। नाइन्थ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट होती है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। नाउ लिसन, तो ये पॉलिटिकल पार्टी किस लिए क्या काम करते हैं, नोटिफिकेशन। इलेक्शन कमीशन हेड ऑफ द इलेक्शन, बोथ जो जनरल इलेक्शन होगा, बाय इलेक्शन होगा, मिड टर्म। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है ना वो दो किस्मों के होते हैं। एक इलेक्शन कमीशन बेटा सेंटर में मिलेगा आपको, एक इलेक्शन कमीशन आपको सेंटर में मिलेगा, एक इलेक्शन कमीशन आपको हर एक इंडिया के स्टेट में मिलेगा, चाहे जम्मू एंड कश्मीर था, चाहे कोई और स्टेट है। जो सेंटर का इलेक्शन कमीशन होगा वो इलेक्शन कंडक्ट करेगा, एक तो सेंटर का इलेक्शन और एक स्टेट का इलेक्शन। सेंटर का इलेक्शन और स्टेट का इलेक्शन कंडक्ट करता है सेंटर का इलेक्शन कमीशन, और स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन होता है ये कंडक्ट करता है लोकल पंचायत इलेक्शन कंडक्ट करता है। अब हमें तो स्टेट की बात करनी है, हम स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की बात तो कंडक्ट करेगा सेंटर का इलेक्शन कमीशन। नाउ इसको क्या करना है, ये पहले मैं एक परमानेंट डेट आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल इट इज 29th ऑफ मई 2020 इलेक्शन होने वाला है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। ये पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम कहते हैं। तो इलेक्शन प्रोसीजर में हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या काम करता है, ये काम ये नोटिफिकेशन निकालता है। नोटिफिकेशन में ऐसा होता है इन जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे इलेक्शन होने वाला है इस डेट पे, आप हमें कहिए कि कोई भी तैयार हो इलेक्शन लड़ने के लिए, उसके लिए नोटिफिकेशन में अपना नाम लिखो और प्रोसीजर क्या है। जो चाहता है कि मैं इलेक्शन लड़ूं, मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कि जम्मू एंड कश्मीर में हम
पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल अपने कुपवारा की बात करेंगे। ये प्रोसीजर जो कुपवारा में होगा, ये पूरी वही तो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में होगा। मैं कुपवारा की एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कुपवारा में जो भी बंदा चाह रहा है मैं इलेक्शन लड़ूं, वो नोटिफिकेशन देखे। उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? जो लड़ेगा इलेक्शन ही मस्ट हैव कंप्लीट द एज ऑफ 25 ईयर्स। याद रखना बेटा, ये ऑब्जेक्ट होते हैं आपके, नहीं तो 10th में नहीं, आगे आगे जो आप एग्जाम्स होते हैं आपके, तो वहां पे भी आपको ये जरूरत पड़ जाता है। 25 ईयर्स ओल्ड, उससे ज्यादा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 25 से कम होगा तो प्रॉब्लम हो, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। फर्स्ट। नंबर सेकंड, इसका चाहिए परमानेंट रेजिडेंशियल होना चाहिए इंडिया का। एंड नंबर थर्ड, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसकी होनी चाहिए BA, एज सिंपल टर्म इट इज बैचलर ऑफ आर्ट्स, और BSc, बैचलर ऑफ साइंस, और BCom, Bachelor of Commerce. If not BA, BSc, BCom, then it should be 5th pass. याद रखना बेटा। बट 5th पास जो पॉइंट है इसका, ये बंदा ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसी एबिलिटी कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये लोगों को मोटिवेट कर सकता है, स्पीच दे सकता है। तो ये क्राइटेरिया है इसका नोटिफिकेशन में। ये अब क्या करना है, अगर ये तैयार है तो नॉमिनेट आवर नेम्स, ये आएगा, ये कुपवारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ेगा इलेक्शन और अपना नाम लिख के। अब मैं बताऊंगा नॉमिनेशन में, हमने अब देखा जुनैद, टेक द एग्जांपल, ये इलेक्शन लड़ेगा, ये इस क्राइटेरिया में आता है। नंबर सेकंड अल्ताफ, ये इलेक्शन लड़ेगा। नंबर थर्ड मुश्ताक, नंबर फोर्थ अशरफ। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द 4 कैंडिडेट्स। इन्होंने देख लिया ये इस क्राइटेरिया। अब क्या करना है, पहले नॉमिनेशन। अब देखना है हमें, अगर जुनैद 5th पास होगा, ये खुद अपना फॉर्म नहीं भर सकता है, तो इसके लिए इसका जो ये होगा पर्सनल असिस्टेंट, वो इसका फॉर्म भर सकता है। अगर इनमें से कोई किसी को ऐसी प्रॉब्लम, तो इसका पर्सनल असिस्टेंट उसके साथ होगा, तो वो फॉर्म भर सकता है। फॉर्म भरने के बाद इसने फॉर्म भरा, अपना नाम लिखा, रेजिडेंस लिखा, सब कुछ लिखा जो वहां पे फॉर्मेलिटी होगी। उसके बाद इसको क्या करना है, इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, इसको पैसे भरने हैं, इसको फी भरनी है। इनमें से अगर कोई बंदा अगर इनमें से कोई बंदा RBA, as you know, it is a rural backward area. It is ALC, actual line of control. It is SC, scheduled caste. It is ST, scheduled tribe. अगर इनमें से कोई बंदा इस कैटेगरी में आता है या कोई और कैटेगरी होगी, तो उसके लिए फी होगी असेंबली इलेक्शन के लिए only 2500। अगर याद रखना, अगर इस कैटेगरी में RBA में, ALC में या कोई भी कैटेगरी होगी, कोई कैंडिडेट इसमें आता है, इसकी सर्टिफिकेट होगी, तो बेटा उसके लिए अगर वो असेंबली इलेक्शन लड़ेगा तो फी है 2500। लेकिन इनमें से अगर कोई चाहेगा लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन कैटेगरी होगी, तो फी 2500 नहीं होगी, तो फी 5000 होगी। अगर इनमें से कोई बंदा सब OM पे है, ओपन मार्केट में है, ओपन मेरिट में है, तो इनके लिए क्या है, इनकी फी है असेंबली के लिए 5000 और लोकसभा के लिए है 10000। ये याद रखना। तो हुआ सिक्योरिटी डिपॉजिट, फी भर दिया इन्होंने, अब विड्रॉल, इसने भी फी भरा, इसने भी फी भरा, इसने भी फी भरा, इसने भी फी भरा, हो गया ये काम। अब इनको लग रहा है, घर में जब ये पूछ गए, घर वालों को पता चला इनने फॉर्म भरा, ये इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो इनको डर लगा कहीं कोई ना आए हमें मार डाले, या घर वालों ने डांटा। अब वापस तो सीधे इलेक्शन कमीशन इनको कहता है विड्रॉ, आप अपना फॉर्म, अपना फी वापस ले। इसके लिए एक दिन मुकर्रर, कागजात नामजद की फर्स्ट, उसके बाद जब हम वापस लेते हैं अपने कागजात को, ये वापस भी ले सकते हैं, एक दिन इसके लिए होता है। देन इट इज द सिंबल। ये लड़ेंगे इलेक्शन तो विदाउट सिंबल्स बात लड़ेंगे, तो इसके लिए सिंबल क्या है, इनमें से अगर कोई किसी पार्टी की तरफ होगा, फॉर एग्जांपल ये बंदा NC की तरफ होगा, ये हमें मालूम है इनका सिंबल क्या है। अल्ताफ साहब हमारे PDP की तरफ से, हमें मालूम है इनका सिंबल क्या है, कलम दवाल। ये जो नेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल ये किसी और से, ये कांग्रेस है, हमें मालूम है इनका ये हैंड, एंड दिस वन, इसका ताल्लुक किसी के साथ नहीं है, ये इंडिपेंडेंट। तो इसका जो सिंबल आएगा वो खुद इलेक्शन कमीशन देगा, और वो इलेक्शन कमीशन, वो सिंबल सिंपल होना चाहिए, कोई डरावना नहीं होना चाहिए जिससे वोटर उनको थ्रेट हो जाएगा, जस्ट लाइक अनोखा, वो नहीं होना चाहिए, सिंपल सिस्टम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इट इज द जग। नाउ हो गया ये सिंबल,
अब इनको कहा गया जाओ मार्केट में, आप पूरे कुपवारा में जाओ, कॉन्स्टिट्यूंसी में मांगो वोट, भीख मांगो लोगों से और वोट मांगो। सबसे अच्छा तरीका यह है आप डोर टू डोर अप्रोच कीजिए, डोर टू डोर अप्रोच। जैसे भिखारी एक भीख मांगता है उसी तरीके से आप डोर टू डोर अप्रोच। अगर वो ऐसा नहीं हुआ, अगर बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी तो यू शुड पोस्ट बैनर्स, पोस्टर्स लगाइए, आप बैनर्स, पब्लिक मीटिंग्स कीजिए, जिससे आपकी मोटिवेशन बढ़ जाएगी और आप वोट हासिल कर सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर इलेक्शन 29 ऑफ मई 2020 को होना है तो इनका इलेक्शन कैंपेन बंद होना चाहिए। इट इज 27 ऑफ मई 2020, 28 को बिल्कुल डेट छोड़ना है। इनको इलेक्शन कैंपेन नहीं करनी है, वोटर्स को बिल्कुल अपना टाइम देना है कि वोटर किसको चुन लेंगे। अब 29 जो आया, अब ये टाइम आया वोटिंग का टाइम, तो वोटिंग, काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। हर एक जाएगा वोट, किसने कितनी मेहनत की होगी, किसका क्या आइडियोलॉजी होगा। कोई आइडियोलॉजी को पसंद करता है, कोई किसी कैंडिडेट के चेहरे को पसंद करता है। तो हमें आइडियोलॉजी को पसंद करनी है, न कि पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करनी है। आइडियोलॉजी देखनी है, आइडियोलॉजी क्या है, ये क्या कर सकता है। तो आइडियोलॉजी के मुताबिक हम देख लेंगे कि कौन कितना वोट ले सकता है। तो इनमें से हमें वोटिंग, काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन। फॉर एग्जांपल वोटिंग में आप जाएंगे, सीधे आप पोलिंग बूथ पे जाओगे। पोलिंग बूथ पे आपको मिलेगा 2 मेन ऑफिसर्स, वन इट इज पोलिंग ऑफिसर, वन इट इज प्रिजाइडिंग ऑफिसर। पोलिंग ऑफिसर आपके वोट कास्ट करने के बाद आपके यहां पे एक मार्क लगाता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपका नाम चेक करता है वहां पे। जब वोटिंग खत्म हुई, आप निकल जाते हो वहां से। मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल जब वोटिंग खत्म हुई, अब काउंटिंग करनी है, बाद में डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा। तो काउंटिंग में से मैं कहूंगा पूरे कुपवारा में 2,50,000 वोटर्स थे। इनमें से जुनैद साहब को जो एनसी का था, इसके 25,000 वोट्स आए, याद रखना बेटा। और नेक्स्ट अल्ताफ साहब जो थे पीडीपी के, इसके 15,000 वोट्स आए। नंबर 3 जो मुश्ताक साहब थे कांग्रेस के, इसके आए 30,000 वोट्स। और जो नेक्स्ट आजाद था, इसके आए 40,000 वोट्स। बेटा ऐड कीजिए, 25 प्लस 10 मीन्स 35, 5 मीन्स 40, 30 को 70, 40 को 130, सॉरी 70 and 40, 110. The total out of 2,50,000 voters, 1,10,000 votes polled. 1,10,000 आप इसको डिडक्ट करोगे, जो बाकी रहे वो आपकी गिलानी साहब के साथ रहेंगे बाईकॉट में। और रही बात 1,10,000 वोट्स में से हमें देखना है किसने जीत लिया। आप 1,10,000 2,50,000 को डिडक्शन कीजिए 1,10,000, तो वहां पे क्या रहता है 1,40,000 दोस्त जो बाइकआउट कर रहे हैं। तो इनमें से किसने जीत लिया, 40,000 सबसे ज्यादा है। अब देखना है 1,40,000 एक सेकेंड से एक पॉइंट है। जीता किसने, 40,000 वाले ने, इसने जीत लिया सिंपल मेजॉरिटी। फिर आप देख लीजिए 25 प्लस 15 मीन्स 25, 40, 70,000 वोटर। 70 प्लस 140, 70 इसको ऐड कीजिए 0,000, 2,10,000 वोट्स आर दोस्त जिन्होंने बिल्कुल इसको रिजेक्ट किया। 2,10,000 वोट्स जिन्होंने रिजेक्ट किया इस बंदे को, लेकिन 40,000 वोटर्स आर दोस्त जिन्होंने इसको सिलेक्ट किया। बेटा इसको हम कहेंगे ही गॉट सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम बट नॉट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अगर ये गवर्नमेंट बनाएगा, अगर इसको गवर्नमेंट बनानी है तो बेटा इसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, किसी भी हालत में गवर्नमेंट बना सकता है। इसने यहां पे सिंपल ले ली, इसको एब्सोल्यूट लेने की जरूरत है तो ये गवर्नमेंट बना सकता है। एक सिंपल एग्जांपल में दूंगा, एब्सोल्यूट फॉर एग्जांपल 87 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमें 44 सीट्स लेने थे। एक थी एनसी, एक थी पीडीपी फॉर एग्जांपल, एक था कांग्रेस, एक था बीजेपी, एक थे अदर्स। तो एनसी ने फॉर एग्जांपल लिए 20, इसने लिए 30, हाँ इसने ले लिए 16, ऐड कीजिए 50, 60, 66, इट इज 12, 66, 67, 68, 68, 10 मीन्स 78, 10 मीन्स 87 टोटल आएगा। आपको कितना लेना है 44, किसी ने 44 नहीं ले लिया।
इनमें से इसने 30 ले लिया, ये गवर्नमेंट नहीं बना सकता, इसको कॉइलेशन करनी है बेटा, मींस 30 20 मींस 50। जब हम इन दोनों के वोट्स ऐड करेंगे, इसने 30 लिया, अगर इसका ऐड करेंगे 20 प्लस 16 प्लस 12 प्लस, वो ज्यादा आएगा 30 से। अगर इन दोनों को आपस में हम ऐड करेंगे, इसने कॉइलेशन बनाया मींस 30 50, तो 30 50 ज्यादा आएगा इन तीनों को मिला के। अगर हम इन तीनों का वोट ऐड करेंगे तो इन दोनों का ज्यादा आएगा। तो परफेक्टली एक बंदे को लेना है 44। अगर किसी ने 44 ले लिया तो वी सिंपली से दैट ही गेट सिंपल एज वेल एज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। दिस सिस्टम इट इज नोन एज पैराडॉक्स ऑफ सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम। तो अगर किसी ने 30 लिया, इसको 44 चाहिए, तो 44 किसी ने नहीं ले लिया, ये कॉइलेशन कर सकता है इसके साथ। कॉइलेशन में ये 50 आया, खुद आप 50 87 को माइनस 50 कीजिए, 7 इट इज 37, द रिमेनिंग 3 इज 37, दे हैव मोर देन दिस वोट बैंक इज मोर देन दिस, सो दैट दे कैन मेक द गवर्नमेंट। अब हुआ वोटिंग काउंटिंग। अब ये अनाउंसमेंट कौन करेगा? ये बेटा सिंपल, जहां पे भी ये काउंटिंग होगी वहां पे ये भी होगा, ये कैंडिडेट ये कैंडिडेट ये कैंडिडेट, इसके पीएस होंगे प्लस रिटर्निंग ऑफिसर, वो अनाउंसमेंट करेगा। उसके बाद इलेक्शन पिटीशन। इनमें से अगर इसने जीत लिया, अगर इनमें से किसी को दिख रहा है कि इसने नहीं जीता, इसको किसी ने जितवाया या इसने प्रॉक्सी किया, इसने कुछ किया, तो ये क्या कर सकता है? इसने ये कहा कि इसने नहीं जीता, इसने फ्रॉड की, तो ये दर्ज कर सकता है पिटीशन, जिसको इलेक्शन पिटीशन कहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है। अगर इसकी बात सही निकली तो बेटा वहां पे नया इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन को भी हम नाम देंगे जो मैंने पहले बता दिया, बाय इलेक्शन। और उसके बाद अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहां पे सिंपली फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, जो मैंने यहां पे एग्जांपल दे दी। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिक्स टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। अब इलेक्शन, अब रिटर्न पावर, अगर 5 साल इसने काम किया, नेक्स्ट 5 साल के बाद या 6 साल के बाद न्यू इलेक्शन होगा। इन्होंने नहीं किया, नेक्स्ट इसने बना दी, तो आज 5 साल इनके पास था, कल 5 साल इनके पास होगा। ये तो फंक्शन होगा है पॉलिटिकल पार्टीज का। हमने सिर्फ डिस्कस किया पॉलिटिकल पार्टी का एक फंक्शन, इसके अभी 6 फंक्शन हैं। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वेडनेसडे को, फ्राइडे और वेडनेसडे हमारा क्लास होता है। फ्राइडे को मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, नोट्स आपका अपलोड कर रहा हूं, और वेडनेसडे को इंशाल्लाह हम ये क्या करते हैं, आपके लेक्चर जो अपलोड करते हैं, इसलिए हम नेक्स्ट वेडनेसडे इंशाल्लाह जो होगा उसमें हम ये आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे कहकशान में बच्चे थे, हमारे वहां पढ़ते थे, उनको आसानी होगी ये समझने के लिए। बाकी जो आउटसाइड हो गए वो समझ लीजिए, कोई क्वेश्चन होगा कहां पे भी कंफ्यूज होगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस ऐसा एक सब्जेक्ट है जो ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है हमारे जहन में, लेकिन वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप अच्छी तरीके से मन लगा के देख दीजिए ये वीडियो, और जहां पे भी क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह आई एम ऑलवेज विद यू। आप मुझे कॉल कीजिए या एसएमएस कीजिए, तो मैं आपको अच्छी तरीके से सेटिस्फाई करूंगा। और होप यू विल बी अंडरस्टैंड। मे गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ओके।